हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्टोलॉजिक्स एकेडमी। तो अब आज हम करेंगे जो हमने मतलब इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर किया था ना, तो उसका ये आगे टॉपिक हमने पिछली क्लास में अपना वाटरशेड मैनेजमेंट तक कंप्लीट कर लिया था। अब आगे करेंगे हम कंप्लीट अपना चैप्टर, फुली आज चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। सो आज करने वाले हैं जो कि है क्रॉपिंग पैटर्न्स। ठीक है, तो क्रॉपिंग पैटर्न्स में भी हमारे 3 मेथड्स हैं: मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन। मिक्स्ड क्रॉपिंग में जो क्रॉप है वो कल्टीवेट मिक्स कल्टीवेशन है, जो क्रॉप की जो कल्टीवेशन है वो मिक्स तरीके से की जाती है। ठीक है मतलब पेयरिंग करके की जाती है। इंटरक्रॉपिंग की जाती है, क्रॉप रोटेशन की जाती है। ठीक है, साल में कौन कौन से फार्मिंग होगी, कौन कौन सी क्रॉप की कल्टीवेशन जो कि पेयर में लगते हैं। ठीक है, उसके अलावा मतलब कि जो उनपे अगर हम कुछ फर्टिलाइजर्स भी डालें वो भी एक तरीके से ही डाले जाए। ठीक है, चलो जी, ना तो हमें क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिक्स क्रॉपिंग क्या है। तो मिक्स क्रॉपिंग बेटा वो क्रॉपिंग है जो हम मिक्स तरीके से क्या करते हैं, मिक्स तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, सो पहले इट इज अ क्रॉपिंग पैटर्न टू और मोर क्रॉप्स ग्रोन टुगेदर इन सेम फील्ड। जो टू और मोर मतलब मोर मीन्स एक या एक से ज्यादा जो हम एक ही फील्ड में खेती करते हैं उन्हें हम मिक्स क्रॉपिंग बोल देते हैं। सो द मेन एम इनका क्रॉपिंग मेथड्स का क्या, इन शॉर्ट सम yield even and one of the crop fails to grow properly। अगर कोई एक वन क्रॉप भी अगर खराब हो जाती है, तो कोई एक क्रॉप भी तो दूसरी तो हमें मिलेगी ही मिलेगी, है ना। यही बात इसलिए सम फर्टिलाइजर्स आर यूज फॉर ऑल द क्रॉप्स। ये इसलिए हम यूज करते हैं कि सम जो फर्टिलाइजर्स है वो एक ही क्रॉप में क्या हो जाए, यूज हो जाए। एग्जाम्पल है व्हीट ग्राम का पेयर, व्हीट एंड मस्टर्ड का पेयर हो गया, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर का पेयर। इस तरह की हम क्रॉप क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट अपने फार्म्स में कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। अब है इंटरक्रॉपिंग क्या है। इंटरक्रॉपिंग मेथड जो है, इंटरक्रॉपिंग मेथड टू और मोर क्रॉप्स ग्रोन टुगेदर इन फील्ड बट स्पेसिफिक पैटर्न। मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न में उनको क्या किया जाता है बच्चे, ग्रो किया जाता है। ठीक है, इस तरह से पैटर्न बनाए होते हैं, जैसे इधर कोई और ग्रो कर लिया क्रॉप, इधर कोई और कर ली, इधर कोई और कर ली, हो गई। इसमें भी दो और दो से एक या एक से ज्यादा, ठीक है, टू और मोर फील्ड होगी। इस तरह से पैटर्न बना लिए जाते हैं तो उसको ग्रो कर देते हैं। ठीक है, सो ये तो पता लग गया हमें। नेक्स्ट द सीड्स दिस क्रॉप्स आर नॉट कंबाइंड बिफोर द प्लांटेशन। जो सीड्स है ना, जब हम क्रॉपिंग करें उसको कंबाइन नहीं करना चाहिए प्लांट, जब हम अपने क्रॉप को क्या कर रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट्स। सो क्रॉप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही जो हमारे प्लांट कर रहे हैं हम जो क्रॉप, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फर्टिलाइजर इसमें डाली जाती है। ठीक है, मतलब अलग अलग फर्टिलाइजर्स डाली जाएगी क्योंकि पैटर्न में चल रही है चीजें। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव इस मेथड इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स। और इसमें हमें ये भी है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव हमें ये भी मिल सकता है कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल रही है क्रॉप्स की। अगर कोई दो अगर उस दो में से कोई एक हमारी क्रॉप की जब डिसीज लगी है, कुछ भी खराब भी हो जाता है, दो तो हमें मिलेगी ही मिलेगी, है ना। ये बात, सम क्रॉप्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिशन, और कई क्रॉप्स को डिफरेंट न्यूट्रिशन चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट होती है, दे वुड मैक्सिमम न्यूट्रिशन फ्रॉम द सोइल। होता है क्या, अगर एक किसान अगर फार्मर क्या करे कि वन टाइप क्रॉप को ही क्या करे, वो उसी फसल में मैक्सिमम टाइम उसको मतलब फार्मिंग उसकी करी जाए करे, उससे तो सारा उसका न्यूट्रिशन क्या हो गया, खत्म हो गया ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लगाते हैं जिससे उनको मैक्सिमम न्यूट्रिशन जो सोइल से ही मिलता है। मैक्सिमम न्यूट्रिशन तो बच्चे जो प्लांट है, जो क्रॉप है, उसको सोइल से ही मिलेगा, है ना।
तो उसके हिसाब से मैं बोला कि डिफरेंट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है, दे वुड यूज मैक्सिमम न्यूट्रिशन फ्रॉम द सोल, और वो अपने मैक्सिमम जो उन्हें न्यूट्रिशन मिलना था वो सोइल से ही मिलता है, ठीक है। सो डिसीज एंड पेस्ट ऑल्सो नॉट इजी स्प्रेड टू ऑल, अगर डिसीज या पेस्ट लग जाए तो इजी नहीं है ना क्रॉप को कल्टीवेट करना, है ना। तो जैसे इसमें एग्जांपल आ गई सोयाबीन, मेज, फिंगर, मिलेट्स एंड काउपी, ये सारे इसके कुछ एग्जांपल्स आ गए, ठीक है। चलो जी अब क्या है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न, हमने मिक्स पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट में आ गया क्रॉप रोटेशन, मतलब क्रॉप रोटेशन होती रहती है, एक ही साल में अलग अलग तरह की वो लगती रहती है क्रॉप। क्रॉपिंग मेथड, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स चूजन एंड इरिगेटेड सेम पीस ऑफ लैंड एंड सिक्वेंशियल, मतलब एक पीस ऑफ लैंड में एक साल में क्रॉप रोटेशन, कभी व्हीट की खेती हो रही है, कभी शुगर केन हो रहा है, कभी, ठीक है, ये सारी क्रॉपिंग पैटर्न चलती रहती है। सो ये भी किसी पे डिपेंड करता है, ये सोइल, क्लाइमेट, वाटर रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ द सोइल पे भी डिपेंड करता है, सोइल पे डिपेंड करेगा, क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा, वाटर रिटेंशन पे भी ये क्या करता है बच्चे, डिपेंड करता है, ठीक है। चलो अब है हाउ इज अ क्रॉप रोटेशन यूजफुल। अब क्रॉप रोटेशन किस तरह से यूजफुल है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। सो फार्मर्स ग्रो द सेम क्रॉप ऑन द लैंड लॉन्ग टर्म, वही बात, अगर कोई फार्मर क्रॉप रोटेशन मतलब क्रॉप को कल्टीवेट कर रहा है बच्चे, ठीक है, तो उसको लॉन्ग टर्म में एक ही लैंड पे करी जा रहा है, ठीक है, तो न्यूट्रिशन केम डिप्लीटिंग, जो न्यूट्रिशन है वो तो सारे खत्म हो गए ना। सो फ्रॉम द सोइल विच लेट्स टू डिक्रीज इन द सोइल फर्टिलिटी, तो जो सोइल है वो अनफर्टिलाइज होगी, ठीक है, सोइल के जो सारे फर्टिलाइज है वो खत्म होगी, क्योंकि एक फार्म में एक ही लैंड पे बार बार खेती करी जा रहा है उसी क्रॉप की, है ना, तो उससे जो क्रॉप न्यूट्रिशंस है वो सारे बार बार यूज हो ही जा रहे हैं, उससे जो सोइल की फर्टिलिटी है वो भी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। So, what when crops different nutrition requirements are grown, the soil nutrients get enriched and the fertility the lands maintained. कहते हैं जो crops है उनको कई crops को different nutritions क्या होते हैं, प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है, तो उसको ग्रो करने के लिए उनको रिक्वायरमेंट होती है, उनको ग्रो करने के लिए सोइल जो है न्यूट्रिशनफुल हो, ठीक है, सोइल अच्छी हो, इनरिच हो, और जिससे फर्टिलिटी ऑफ द लैंड में क्या रह सके, मेंटेन रह सके, ठीक है। सो प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप रोटेशन कैन लेट बेटर ईल्ड, अगर आप क्रॉप की प्लांटिंग कर रहे हो तो अगर उसको अच्छे लेवल पे करोगे तो जो ईल्ड है उसको वो भी क्या होगी, बेटर होगी, ठीक है। क्रॉप रोटेशन अलो रिडक्शन नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑफ द फील्ड्स, क्रॉप रोटेशन में हम फर्टिलाइजर्स की रिडक्शन, नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स की क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं, और पेस्टिसाइड्स ऑन द फील्ड, जो पेस्ट लग जाते हैं उससे भी हम बचा रख सकते हैं, ठीक है। अब हमने पेस्टिसाइड्स को पढ़ लिया, अब क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट ही पढ़ने हैं, तो उसमें देख रहे हैं। सो क्रॉप अगेंस्ट डिसीज कॉज ऑर्गेनिज्म हार्मिंग फैक्टर्स कॉल्ड क्रॉप प्रोटेक्शन, कहते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन, बिकॉज कि हमें उसमें देखना है, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें देखना है बच्चे कि जो हमारा क्रॉप कल्टीवेट हो रही है वो उसमें क्या ना हो पाए, उसको कोई डिसीज ना लगे, माइक्रोब्स ना लग पाए, ठीक है, उससे हमें बचाव करना है, इसलिए हम उसको ही क्रॉप प्रोटेक्शन बोलते हैं। अब उसमें भी कुछ मेथड्स है, पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ और स्टोरेज ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन्स को स्टोरेज करना, और पेस्ट ड्यूरिंग पेस्ट से कैसे ड्यूरिंग द ग्रोथ उसको बचाव रख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके साथ ही हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ, जब वो हो रही होती है तो उसमें क्या क्या पेस्ट से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हमारे क्रॉप को, तो वीड्स, इंसेक्ट्स, डिसीज, वीड्स में जो घास फूस होता है,
आसपास खेतों में जो खेती की होती है छोटे छोटे घास वगैरह लग जाते हैं, उससे हम उनको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं उससे, ठीक है। इंसेक्ट्स जो स्टेम पे लग जाएंगे, उनकी लीव्स पे लग जाएंगे, उनको डिसीज लग जाती है जो हमारी क्रॉप्स को, उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, ये बताया गया। अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा वीड्स। A long crop sometime with other plants grow up and are not needy। जो छोटे छोटे हमारे छोटे छोटे weeds होती हैं जो हमें जरूरत ही नहीं है, ये जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में, ये देखो इस तरह का घास है ना, इस तरह का घास लग जाता है, तो इस तरह का, ठीक है। तो इससे इसको इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है ना, तो इसको हमें नहीं चाहिए, तो इसे हम वीड्स बोलते हैं। तो छोटा छोटा घास फूस हो जाता है। वीड्स कैन इफेक्ट क्रॉप यूटिलाइज द न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सोइल व्हेन वी यूज द क्रॉप्स। अब ये इनकी ग्रो अप हो रही है, ये छोटे छोटे वीड्स ग्रो अप हो, तो सारा न्यूट्रिशन तो इन्हें भी जा रहा है ना, इसलिए हमें इसको क्या कर देना चाहिए, उखाड़ देना चाहिए, ठीक है। स्प्रे वगैरह कर सकते हैं, वीडिसाइड्स कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं इसका पहले। अब हम कैसे इनको बचा सकते। Weedicide are spray field can kill them that do not harm any crops। कहते हैं अगर हम वीडीसाइड का स्प्रे करते हैं, वीडीसाइड का बच्चे स्प्रे करते हैं उस पे अपने क्रॉप्स पे, तो उसमें कहते हैं जो अदर हमारे प्लांट होते हैं या क्रॉप्स होते हैं उसको कोई भी नुकसान नहीं होता, ठीक है। वीड्स कैन बी अपरूटेड मैन्युअली बाय द फार्मर्स, और इन्हें हम मैन्युअली भी उखाड़ सकते हैं, ठीक है। किसान इसको उखाड़ भी मैन्युअली ये काम कर सकते हैं। यूजिंग डिफरेंट मेथड्स suggesting crop rotation, intercropping also reduce the chances of growing weeds। हाँ, तो कहते हैं अगर हम इंटरक्रॉपिंग करते रहें या क्रॉपिंग पैटर्न हम अगर फार्मर्स अपने फार्म में करते रहें, तो ग्रोइंग जो वीड्स ग्रोइंग होती है उस वो भी क्या हो सकती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब आ गए इंसेक्ट्स। इंसेक्ट हमारे लीव्स वगैरह पे लग जाते हैं, उनके स्टेम पे लग जाते हैं, ठीक है। हाँ, स्टेम वगैरह पे लग जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं सर्वल इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स कैन इफेक्ट क्रॉप डिफरेंट वेज। कि सर्वल इंसेक्ट जब पेस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप में डिफरेंट डिफरेंट वेज में लग जाते हैं, जैसे फ्रूट्स पे, लीव्स एंड स्टेम्स वगैरह पे, है ना। सो can get stems and roots of the plants, they can get stems or roots of the plants। इसके अलावा they suck the cell sap the plants and hence destroy them। और उनका जो सेल सैप है वो भी वो अगर पूरा क्या कर लेंगे, सक कर लेंगे, तो उससे जो हमारा क्रॉप है वो भी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। चलो जी, इसके आगे आगे करते हैं। आगे पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ये सारी हमारी क्या है, स्प्रे है जो हम करते हैं। पेस्टिसाइड स्प्रे ऑन द फील्ड एंड किल द जर्म्स। इस पे दूसरे पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा, दूसरे क्रॉप को कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि जो एक्स्ट्रा वीड्स है उसको जो पेस्टिसाइड जो इंसेक्ट्स वगैरह या डिसीज लग जाती है वो क्या हो जाएगी, ठीक मतलब खत्म हो जाएगी, ठीक है। बाकी क्रॉप्स को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। जो जर्म्स है वो किल हो जाएंगे, ये बताया। क्रॉप शुड बी चेक्ड टाइमली टू श्योर सेफ्टी एंड अगेंस्ट द पेस्ट। कहते हैं क्रॉप्स को टाइम टू टाइम चेक कर देना कि उन पे कोई पेस्ट ना लगे हो या कोई इंसेक्ट्स ना लगे हुए। यूजेस इफेक्टिव क्रॉपिंग मेथड सच एज क्रॉप रोटेशन इंश्योर्स। वही बात की गई है, अगर आप फील्ड मैनेजमेंट कर रहे हो अगर, है ना, तो फार्मर्स को चाहिए कि इंटरक्रॉपिंग मेथड या क्रॉपिंग पैटर्न उनको करना ही चाहिए, जिससे अब उनको ये सभी चीजों से क्या हो सके, बचाव हो जाए, मतलब हो जाता है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे डिसीज। जो डिसीज है जो हमारे प्लांट्स वगैरह को माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, जो प्लांट्स वगैरह को क्या लग जाती है बच्चे, डिसीज वगैरह लग जाती है ना। जैसे फंगी लगे, बैक्टीरिया, वायरसेस हो गए, डिफरेंट डिफरेंट अटैक क्रॉप जो इफेक्ट कर देते हैं हमारी क्रॉप्स को। द पैथोजेंस कैन ट्रांसमिट टू द क्रॉप वे सॉइल एंड वाटर एंड सॉइल।
सो पैंथाजन्स वगैरह क्रॉप्स ऑफ विया वाटर एंड और सो इससे हम क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। आगे है डिसीज मैनेजमेंट मेथड्स। सिलेक्टिंग द क्रॉप को सिलेक्ट करना है, टेम्परेचर एंड क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से आप सिलेक्ट करके उनको ग्रो करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके जो डिसीज लगने का जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, डिसीज वगैरह नहीं लगेंगे। प्लांटिंग द सीड्स ऑन द राइट टाइम एंड इन्वायरमेंट दैट फेवर्स देयर ग्रोथ। कहते हैं जब आपने प्लांट करनी है सीड्स की, तो आप राइट टाइम और इन्वायरमेंट के फेवर में रहकर ही उसको करें। ठीक है, सो यूजिंग द हेर्बिसाइड्स वगैरह यूज करें, डिकाम्बा, ग्लूफोसाइनेट, अमोनियम फर्टिलाइजर सच एज अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, आप इनका भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं डिसीज प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे है हमारा स्टोरेज ग्रेन्स। हमने पेस्ट कंट्रोल पढ़ लिया, अब स्टोरेज ग्रेन है। सो फॉर गेटिंग अ सीजनल फूड थ्रू आउट द ईयर, so are stored in safe storage, but during the storage grain they can destroy and wasted various of means। कहने का मतलब कि जैसे हमें ग्रेन्स है वो तो थ्रू द ईयर चाहिए, आटा हमें थ्रू द चाहिए, तो हमें उनको सेफ जगह पे ही स्टोर करके रखना चाहिए, यहाँ से उन्हें कोई भी कीड़े मकोड़े वगैरह ना लग पाए, इंसेक्ट्स ना लग पाए, उनको डिसीज ना लग पाए। ठीक है, ऐसी जगह पे स्टोर करना जहाँ पे कुछ गीला ना हो। ठीक है, वेटी प्लेस ना हो। फिर उसके साथ उनको बैग्स वगैरह में स्टोर करके रखना चाहिए, ऐसे रूम वगैरह में हॉल में स्टोर रखना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरा माहौल और कहीं से ऐसे दरारें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ से कीड़े मकोड़े आ रहे हैं और उस वीट या उस ग्रेन्स में हमारे लग जा रही है, और उससे हमारी जो क्रॉप जो हमने हार्वेस्ट की हुई है वो खराब ना हो पाए, क्योंकि ये थ्रू डे चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन को हमने पॉपुलेशन को तो पूरी को पहुंचाना ही है ना, सारे ये वीट्स जो भी है। सो कहते हैं क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वाइटिक प्रॉब्लम है, जो ड्यूरिंग द लिविंग ऑर्गेनाइज इंसेक्ट्स वगैरह लग जाते हैं, या फंगी लग जाते हैं, या बैक्टीरिया वगैरह बच्चे लग जाता है। उसके बाद है अबायोटिक प्रॉब्लम ड्यू टू नॉन लिविंग फैक्टर्स, मॉइस्चर, इनएप्रोप्रिएट टेम्परेचर। ठीक है, उसके द्वारा दिस फैक्टर्स अफेक्ट क्वालिटी ऑफ डिग्रेडेशन, लॉस इन वेट, चेंज इन कलर एंड पुअर जर्मिनेबिलिटी। मतलब कहने का अबायोटिक प्रॉब्लम्स वो जो इन्वायरमेंट के साथ इफेक्ट करती है, और साथ में मॉइस्चर वगैरह ना हो पाए हमारे ग्रेन्स वगैरह को, उसके साथ पुअर जर्मिनेबिलिटी हो गया। ठीक है, कलर में कोई चेंज ना आ पाए हमारे उसमें क्रॉप जो हमने हार्वेस्ट की गई है ग्रेन्स वगैरह, उनको अच्छे से क्या करके रखना है, स्टोर करके रखना, अच्छी प्लेस पे स्टोर करके रखना है। ठीक है, उसके बाद है हाउ टू प्रिवेंट स्टोरेज लॉस। सो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सबसे पहले ड्राइंग द फूड ग्रेन शुड बी प्रॉपरली ड्राइड द सन। फूड जो अपना हमारा जो व्हीट है या अदर मक्की है, मतलब मैं कह सकती हूँ कि ग्रेन्स ही होगी इंक्लूड। ठीक है, तो उनको सन में अच्छे से ड्राई करके रखना, पहली बात। मेंटेनेंस द हाइजीन, हाइजीन जो है मेंटेनेंस है, साफ सुथरी जगह रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फ्यूमिगेशन, गोडाउन्स एंड स्टोर शुड प्रॉपर्ली स्प्रे किए गए और फ्यूमिगेंट से, और स्पेशली शी शुड बी ट्रीटेड विद इंसेक्टिसाइड एंड फंगीसाइड, स्पेशली इसको इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड से ट्रीटेड किया हो। ठीक है, सो स्टोरेज डिवाइसेस क्लीन एंड ड्राइड ग्रेन्स should be stored in gunny bags and proper bags, other proper bags। गनी बैग्स वगैरह जो इनके लिए बने होते हैं, इनमें अच्छे से इसको स्टोर करके हम रखें। ठीक है, चलो जी इसके साथ आगे बढ़ेंगे। अब है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, जहाँ पे हम अपने एनिमल्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करके रखें, उनको उनके संभाल करें। ठीक है, क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमें उनसे कुछ से कुछ मिलने वाला है ना, इसलिए उनको संभाल करके रखना ना। जैसे हमें काव से मिल्क मिलेगा, काव को हम लेबर के लिए यूज करते हैं खेतों में, है ना। फिर हम हैन से हमें मीट मिलेगा, एग मिलेगा, फिश से भी फिशेस से भी हमें प्रोडक्शन करनी होती है, बी कीपिंग करनी होती है, पोल्ट्री फार्मिंग करनी होती है, ये सब एनिमल हस्बेंड्री में आएगा। ठीक है,
सो देख लेते हैं, इन एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री स्पेशली डील्स विद राइजिंग द लाइफ स्टॉक। मैंने आपको शुरू में ही बताया था ये कि साइंटिफिक लाइफ स्टॉक होता है। एनिमल हस्बेंड्री जो है एक साइंटिफिक लाइफ स्टॉक है, ठीक है। ठीक है। सो कंट्रोल द सिलेक्टिव इन्वायरमेंट बाय प्रोवाइडिंग देम राइट केयर, दे कैन स्टे हेल्थ एंड डिसीज फ्री। इनकी राइट केयर की जाए और ये स्टे फ्री रह सके डिसीज से, इंसेक्ट से, और साथ में इनको अच्छी केयर देनी चाहिए, देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि हमें इनसे कुछ तो कुछ चाहिए ही, ठीक है। So there is a need to improve livestock production because the population India is tremendously increasing. This means an increased demand for egg, milk and meat. उन्होंने बोला इनका जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन है उनको भी ध्यान में रखना, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है उनको उससे इन सभी चीज की क्या रिक्वायरमेंट है, मिल्क की, मीट की, एग की, ठीक है। ये पॉपुलेशन क्या कर रही है, डिमांड कर रही है। तो एनिमल हस्बेंड्रीज में हम सभी अपने इन एनिमल्स को संभाल कर या उनकी टेक केयर करके रखते हैं, ठीक है। अब एनिमल हस्बेंड्री में हम देख लेंगे क्या क्या इंक्लूड है, कैटल फार्मिंग, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश प्रोडक्शन, बी कीपिंग। ये सारी चीजें हम अपने एनिमल हस्बेंड्री में देखने वाले हैं। चलो वन बाय वन, फर्स्ट हमारा ये रहेगा, ठीक है, कैटल फार्मिंग। चलो कैटल फार्मिंग को देखते हैं अब हम। सबसे पहले है हमारा कैटल फार्मिंग। कैटल आर यूज टू रीजंस। वो बोले जब हम कैटल्स को यूज करते हैं वो बच्चे दो रीजंस की वजह से हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। क्यों? कैटल प्रोवाइड मिल्क, बिकॉज कैटल हमें क्या प्रोवाइड करती है, मिल्क प्रोवाइड करती है। साथ में ये लेबर, खेतों में लेबर के फील्ड्स में क्या करती है, हेल्प करती है। सो मिल्क एनिमल दैट प्रोवाइड मिल्क आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स, ठीक है। ड्रोट एनिमल्स वो होते हैं जो इरिगेशन, कार्टिंग एंड टिलिंग, जो खेतों वगैरह में जो यूज कर लेबर का काम करते हैं जो कैटल, उनको हम ड्रोट एनिमल बोलते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, आगे है कैन वी इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन कैटल। कैसे हम मिल्क प्रोडक्शन कैटल की हेल्प से इंक्रीज कर सकते हैं। सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इनहांस्ड बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड इन द कैटल। सो लैक्टेशन पीरियड वो होता है जब कैटल किसी छोटे अपने बेबी को जन्म देते हैं, जो उसमें से वो उस दौरान जो फीड करवाती है मिल्क को, उसे हम लैक्टेशन पीरियड बोले, उसको हम कहते हैं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हैं फॉरेन ब्रीड्स और लोकल ब्रीड्स की, सो जिससे जो लैक्टेशन पीरियड है वो बढ़ जाए, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि जो हमारी फॉरेन ब्रीड्स होती है उनमें लैक्टेशन पीरियड ज्यादा ही होता है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस डिसीज से क्या करना है, उनको बचाव करके हमें रखना है। द कैटल शुड बी केप्ट क्लीन एंड शुड बी प्रोवाइड विद अ कवर्ड शेल्टर प्रोवाइड करनी है, क्लीन रखना है उनको, प्रोटेक्ट करना है हार्श वेदर से, ठीक है। उन्हें प्रोटेक्ट करके भी रखना है हमने, मौसम जो क्लाइमेटिक्स है उससे भी, ठीक है। मतलब हार्श वेदर मतलब उनकी प्रॉपर तरीके से टेक केयर करनी है, ठीक है, ये बात की है उन्होंने। सो नेक्स्ट है हम नेक्स्ट है फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल्स। क्या क्या फूड रिक्वायर होते हैं डेयरी फार्मर्स को? सो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है कि फूड रिक्वायर्ड कीप द एनिमल हेल्थ, कि उस तरह का फूड हम रिक्वायरमेंट कर सकते हैं एनिमल्स को जिससे वो हेल्दी रह सके, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट में फूड ऐसा देना चाहिए कि जिसमें उनका लैक्टेशन पीरियड है वो क्या होए, इंक्रीज होए, ठीक है, लैक्टेशन पीरियड इंक्रीज होए। सो नेक्स्ट एनिमल फीड्स में क्या रफ वेज कर जिसमें फाइबर ज्यादा है, कंसंट्रेट्स में कंटेन टू लो फाइबर हाई न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ानी है। फीड एडिटिव्स include food contain micronutrients that can promote health and milk production। जैसे उनकी वैसा फूड हम उनको दें जिसमें माइक्रोन्यूट्रिशंस तो हो और साथ में उनके जो हेल्थ है वो भी प्रमोट रहे और मिल्क प्रोडक्शन भी प्रमोट होती रहे,
ठीक है। आगे, प्रोटेक्शन द कैटल फ्रॉम डिसीज। हम अब कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं अपने कैटल्स की डिसीज से, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले डिसीज कैन लेड रिडक्शन प्रोडक्शन मिल्क इवन द डेथ ऑफ कैटल। कहते हैं हम उनको डिसीज से प्रोटेक्ट करके रखें जिससे उनकी मिल्क प्रोडक्शन में कोई बाधा ना आए, और एंड अगर उनको हम अच्छे से बचाव के नहीं रखें तो एट द एंड उनकी डेथ भी हो सकती है। मेनली पैरासाइट्स वगैरह हेल्थ ऑफ कैटल, अगर पैरासाइट वगैरह को लग जाए तो उनकी हेल्थ में भी क्या हो सकता है बच्चे, नुकसान हो सकता है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली। दिस पैरासाइट्स इज फाउंड एनिमल्स दैट के मे अटैक द एक्सटर्नली, ठीक है। सो इंटरनल पैरासाइट्स जो है उनके लीवर और स्टमक को क्या कर देती है, डैमेज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल वॉर्म्स होगी, फ्लूक्स होगी, ये हमारे इंटरनल में होती है। एक्सटर्नल पैरासाइट्स जो है वो डिसीज इन स्किन पे जो डिसीजेस वगैरह हो जाती है वो बात है। सम बैक्टीरिया वायरस आर सर्वल डिसीज इन द कैटल। कहते हैं कई तरह के जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं वो कैटल को लग जाते हैं और हमें उसे बचाव रखना चाहिए। सो उसके अलावा हमें गुड वैक्सीनेशन उन्हें दी जाए, इनसे बचाव के लिए हमें उनके टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन देते रहना चाहिए, ठीक है। चलो जी, उसके अलावा हमारा पोल्ट्री फार्म, पहला हमने कैटल फार्मिंग देखी थी, अब हम देखेंगे पोल्ट्री फार्म। सो पोल्ट्री फार्मिंग इंक्लूड डिफरेंट काइंड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स। पोल्ट्री फार्म में हम डिफरेंट टाइप के डोमेस्टिकेटेड जो हम पालते हैं बर्ड्स उनको रखते हैं, और मेन काम है इनका एग्स मीट वगैरह देना, ठीक है, जो कि दे बोथ प्रोवाइड प्रोटीन टू आवर डाइट, जो कि ये अपने दोनों ही क्या काम करते हैं, जो हमारी डाइट उनको प्रोटीन क्या करती है बच्चे, प्रोवाइड करती है, ठीक है। चलो इसके साथ अब आगे देख लेते हैं। अब सबसे पहले ब्रॉयलर्स एंड ले एग, लेयर्स है ना, एक मिनट, लेयर्स, तो लेयर्स है, लेयर से क्या पता चल रहा है, ले एग ले करते हो, ठीक है, ठीक है। सो सबसे पहले आ गया ब्रॉयलर्स। ब्रॉयलर्स क्या करते हैं, वर्ड क्या होते हैं कि वर्ड्स ग्रोन ऑब्टेन मीट एंड कार्ब ब्रॉयलर्स, जो कि जिससे हमें मीट मिलता है उन्हें हम ब्रॉयलर्स कहते हैं, और दे कैन बी यूज 6 to 8 वीक्स फ्रॉम देयर बे। जब इनका बर्थ हो जाता है इनको 6 से 8 हफ्तों तक हम इनको यूज कर लेते हैं, इनका मीट की प्रोडक्शन, जब मीट जो है प्रोवाइड हो जाता है इनसे। So layers क्या, words grown to obtaining egg are called layers. They can be used and 20 weeks the sexual maturity has been attempt to lay eggs. और इनको sexual maturity आने तक इनके हम जो eggs ये क्या कर सके कि अपने egg दे सके, और हमें egg इनके use करते हैं, ठीक है। और use जो इनके जब उनके तक इनकी सेक्सुअल मेच्योरिटी मतलब हो जाए तो हम इनके अगले मतलब जो एग्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एग देती है तो फिर हम इसको 20 वीक्स तक की बात की कि उनको यूज कर लेते हैं, ठीक है। Most of the broilers lay eggs, crossbreed, generally foreign breeds, and chicken are crossed with Indian breeds to achieve high quality तो better traits such as। कहते हैं कई तरह के ब्रॉयलर्स या लेयर्स है उनकी हम क्रॉस ब्रीड करवाते हैं, ठीक है। फॉरेन ब्रीड भी होती है उसमें, इंडियन ब्रीड भी हो, जिससे अच्छी ट्रेडिंग हो सके, ट्रेड्स हो सके, अच्छी क्वालिटी मिल सके, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आ सकता है, सबसे पहले इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ चिकन, इंक्रीज होएगा नंबर ऑफ चिकन, ठीक है। वो टॉलरेट कर लेते हैं हाई टेम्परेचर को, ठीक है। दे डू नॉट रिक्वायर मच मेंटेनेंस, कहते इतनी मेंटेनेंस को रिक्वायर नहीं हो सकती, और ये दे कैन सर्वाइव चीप डाइट्स, इनको चीप डाइट्स में हम सर्वाइव करवा सकते हैं, ठीक है। चलो आई होप आपको इन चारों पॉइंट से पता लग गया होगा। अब एक्ट वही चल रहा अभी हमारा। तो सबसे पहले ब्रॉयलर चिकन दे नीड, उनको जो ब्रॉयलर चिकन होते हैं जो हमें चिकन प्रोवाइड करते हैं, जो हमें उसे हम डाइट हाई, उनके जो डाइट है
हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, उनमें विटामिन ए एंड के प्रोटीन एंड फैट्स क्या होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। नेक्स्ट दे नीड स्पेशल केयर, मेंटेन फैदरिंग एंड अवॉइडिंग डेथ। अगर हम उनकी मेंटेनिंग फैदरिंग रखेंगे तो उनके जो डेथ से हम अवॉइड रह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रॉपर हाइजीन, टेम्परेचर कंडीशन शुड बी प्रोवाइड एंड ब्रॉयलर चिकन, अब ब्रॉयलर चिकन को प्रॉपर हाइजीन भी देनी पड़ती है जिससे अच्छे टाइप का चिकन मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाता है सभी को। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब लेयर्स, लेयर्स में क्या है, they do not require such they do not require such nutrition rich diet। कहते हैं इनको न्यूट्रिशन रिच डाइट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती जैसे ब्रॉयलर्स को होती है, ये जस्ट नीड ए कंट्रोल डाइट, सिर्फ इनको कंट्रोल डाइट ही देनी पड़ती है। और इन्हें लेयर्स आर रिक्वायर मोर स्पेस एंड कंपेयर टू द ब्रॉयलर्स। कहते हैं ब्रॉयलर्स के कंपेयर में इन्हें स्पेस और लाइटनिंग की काफी ज्यादा नीड पड़ती है और इनकी रिक्वायरमेंट अच्छी रहती है, ठीक है। चलो जी, इतना आपको पता लग गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब है फिश प्रोडक्शन, थर्ड आने वाला हमारा। हमने क्या क्या पढ़ा, कैटल फार्मिंग पढ़ ली अपनी, उसके बाद हमने कैटल फार्मिंग के बाद पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे फिश प्रोडक्शन, ठीक है। सो देयर आर टू मोड ऑफ फिशिंग, दो मोड में है। सो सबसे पहले कैप्चर फिशिंग, नेचुरली या नेचुरल लिविंग फिशेस होती हैं तो ये वाटर बॉडीज में कैप्चर कर लेते हैं हम इनको, ठीक है। सो कल्चरल फिशिंग क्या है, फिश डिजायर वैरायटी कल्टीवेट कन्फर्म एरियाज विद मोस्ट केयर ऑफ मैक्सिमम एल। कहते हैं ये जो फिशेस होती हैं ये रिवर्स या पॉन्ड्स वगैरह में आपको मिलती हैं और इनको अच्छे एरिया में हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं और इसकी ईल्ड भी मैक्सिमम होती है। सो दे आर, और इसे ही हम एक्वाकल्चर बोलते हैं, ठीक है। एक्वाकल्चर कैन बी डन ओशंस, कहते हैं एक्वाकल्चर जो ओशंस में, रिवर, ओशन तो कितना बड़ा होता है ना, तो ओशन पोर्ट्स वगैरह में ही होते हैं। और जब इसके दौरान जो ओशंस में इसकी क्या फिशिंग प्रोडक्शन हो रही होती है और उसे हम बोल देते हैं मैरीकल्चर, उसे हम क्या बोलते हैं, मैरीकल्चर। चलो जी, अब है मैरीन फिशेस, ठीक है। मैरीन फिशेस क्या है ये, हाँ, मैरीन फिशराइजेस, मैरीन फिशेस जो है वो फिश नेट्स या मैकेनिकल कैप्चरिंग टेक्निक से हम करते हैं, ठीक है। अब तो काफी अच्छा मतलब टेक्निकल मशीनें आ गई हुई हैं। सो मैरीन फिशेस में क्या होता है कि हम इस तरह से बड़े से ओशन में जाके इस तरह से फिश को क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। सो द मेन सोर्स ऑफ मैरीन फिश इज मैरीन वाटर सॉल्ट, और इनका जो मेन सोर्स है वो मैरीन वाटर और सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर में ज्यादातर होते हैं ये। जनरली लार्ज नंबर ऑफ फिशेस कैन बी कैप्चर्ड एट द थ्रू मैरीकल्चर। कहते हैं जब हम लार्ज नंबर ऑफ फिशेस को कैप्चर करते हैं, इसे ही हम मैरीकल्चर बोलते हैं। थ्रू द टाइम ऑफ मैरीकल्चर हम बहुत सारी फिशेस को क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है ट्यूना, बॉम्बे डक एंड प्रॉम्स, इसके लिए क्या है, फेमस है, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके साथ। अब इनलैंड फिशेस क्या है, इनलैंड फिशेस है जो हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। मतलब बोट वगैरह में चले जाते हैं और बड़ा सा वो ले लेते हैं, ये होता है, और इसकी हेल्प से फिशेस को कैप्चर कर लेते हैं। फिशेस पॉन्ड, लेक्स, पॉन्ड, लगून्स, रिवर्स आर कैप्चर्स। लेक्स एंड पॉन्ड्स, लगून्स वगैरह में हम फिशेस को क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। द मेन सोर्स ऑफ इनलैंड फिशेस फिशराइजेस फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर। इनका जो मेन फोर्स है वो एक फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर का मतलब ये फ्रेश वाटर से थोड़े से मीडियम लेवल पे होता है, ठीक है। सो yield is not high in these sources, so hence large number of fishes are captured through the aquaculture। वही चीज की इसमें जो yield है वो हाई नहीं होती, बट क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ फिशेस को हम क्या कर सकते हैं, इनको कैप्चर कर सकते हैं। सो सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प वगैरह इसमें फेमस है, ठीक है। अब कंपोजिट फिश कल्चर। सो कंपोजिट फिश कल्चर क्या है, तो कंपोजिट फिश कल्चर फिशेज आर ग्रोन अलोंग राइस क्रॉप फील्ड, पैडी फील्ड। जब इनकी
फार्मिंग होती है तब हम कॉम्पोजिट फिश कल्चर कर सकते हैं, फिशेस को ग्रोन अप कर सकते हैं। इस मेथड में कॉम्बिनेट 5 से 6 लोकल फॉरेन फिशेस वगैरह और होती है, उन्हें सिंगल पॉन्ड में ही हम क्या कर सकते हैं, उसको ग्रो अप कर सकते हैं। Such species selected because they have different food habits would not compete for their food with each other। कहते हैं कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जिनको में डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, ठीक है, उनके डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, मतलब वो अलग अलग लेवल पे जो अपना खाना खाती हैं, ठीक है। हाँ, ये कि डिफरेंट हैबिट्स होती हैं उनको फूड को खाने के लिए, कहीं कहीं टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे क्या करती है, खाती है, ठीक है। जैसे some of them surface feeders, ठीक है, मिडल जोन हो गया फीडर्स, वाइल अदर्स बॉटम फीडर्स हो गए, ठीक है, ये होगी बात। दे वुड रेदर ईट ऑल फूड इन पोन्ड, ये सारा खाना अपना पोन्ड में ही खा लेते हैं, और एट द रिजल्ट क्या, अगर हम पोन्ड में इनकी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बहुत, अगर उनका खाना पीना सब सही है तो बहुत सारा फिश की प्रोडक्शन हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट की फिश ईल्ड की, जो पोन्ड में जो फिश ईल्ड है वो भी इंक्रीज होएगी, ठीक है। चलो जी, अब है प्रॉब्लम, फिशिंग की क्या प्रॉब्लम है ये बताया उन्होंने कि मैनी फिशेस एक्ट ड्यूरिंग द मॉनसून। हाँ, कि कुछ फिशेस ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग द मॉनसून क्या करती है, एक्ट नहीं करती है, ठीक है, वो उसमें तो एक ही मौसम आ रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ड्यू टू विच नंबर ऑफ फिशेस नॉट ग्रो फास्ट, और इस टाइप के जो फिश है वो जल्दी ग्रो अप नहीं कर पाती, सो हार्मोनल स्टिमुलेशन इज यूज्ड, यूजिंग दिस फिशेस कैन बी मेड टू रिप्रोड्यूस एनी टाइम। सो उनके जो हार्मोनल कहते हैं स्टिमुलेट, हमको हम ठीक कर सकते हैं या उसको बेटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो एनी टाइम फिशेस को रिप्रोड्यूस या प्रोडक्ट उसकी जो जो हाँ वही रिप्रोडक्शन होती रहे कोई भी टाइम, ठीक है, ये बात है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बी कीपिंग, क्या क्या पढ़ लिया हमने, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और फिश प्रोडक्शन पढ़ ली। अब हमारा लास्ट में बी कीपिंग। बी कीपिंग में इट इज अ प्रैक्टिस कीपिंग, केयरिंग, मैनेजमेंट एंड हनी बीज। इसमें हम हनी बीज वगैरह की क्या कर सकते हैं, केयरिंग करते हैं, क्योंकि लार्ज नंबर में हनी और वैक्स हमें मिल सके, ठीक है। सो मेनी फार्मर्स यूज बी, ठीक है, keeping for additional small income। Also there are big farms called apiaries and bee farms। क्यों करते हैं ये मैनी फार्म इसको बी कलेक्टर क्यों करते हैं, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा मनी का कोई उनका सोर्स बन जाए, ठीक है, और इसे हम एपियरीज या बी फार्म्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है एपेरी। एपेरी में क्या होता है कि जो सेटिंग ऑफ नंबर ऑफ बी हाइव्स, मतलब नंबर ऑफ हाइव्स में इसको सेटल कर लेते हैं और लो मैक्सिमम पोलन और नेक्टर कलेक्शन करते रहते हैं। मतलब जो आसपास का जो उनका पूरा जहाँ से वो पोलन या नेक्टर कलेक्ट करेंगे, वो भी आसपास का जो उनके सराउंडिंग वो भी अच्छे टाइप के फ्लावर्स वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। सो सम कॉमन इंडियन वराइटीज है जिसमें हम इंक्लूड एपिस कैरेना इंडिका, इंडियन बी डोसाटा फ्लोरल, ये हमारे कुछ इंडियन वैरायटीज बताई है। इटालियन वैरायटी मेलिफेरा, इटालियन वैरायटी मेलिफेरा इज यूज इंडियन कमर्शियल लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन में, इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, सॉरी। सो व्हाई इटालियन बीज आर पॉपुलर इन बी फार्मिंग, क्यों है, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ हनी की प्रोडक्शन करते हैं, डू नॉट स्टिंग मच, और ये स्टिंग नहीं कर, काटते नहीं है, और ब्रीडिंग प्रोवाइड इटालियन बीज इज लॉन्ग, इसीलिए इनका जो ब्रीडिंग पीरियड होता है वो अच्छा रहता है, लॉन्ग टाइम तक जो ब्रीडिंग इनकी चलती रहती है, ठीक है, और अच्छी प्रोडक्शन करती है हनी की। उसके बाद है along with the choice of selection of bee species, the flowers decide the quality taste of the honey produced। कहते हैं अब जो बीज की स्पीशीज की भी सिलेक्शन करनी पड़ती है कि वो अच्छी क्वालिटी, मतलब आस सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है, सराउंडिंग में बच्चा डिपेंड करेगा कि उसके आसपास जो फ्लावर्स है जिससे वो पोलन और नेक्टर लेगा वो अच्छी क्वालिटी का, और वही चीज उसकी क्वालिटी और टेस्ट पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। सो वी शुड इनफ पेस्टरेज वही वो जो पोलन एंड ग्रेन को इकट्ठा करना, अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लावर्स टू बीज दैट कलेक्ट इनफ नेक्टर
एंड पोलन, ठीक है, क्योंकि वो इनफ पेस्ट्रेज और एबिलिटी टू फ्लावर्स उनके अराउंड होने चाहिए जिससे वो क्या इनफ कलेक्ट कर पाए, मतलब ज़्यादा मात्रा में नेक्टर और पोलन को भी कलेक्ट कर पाए और जिससे हमारी हनी की प्रोडक्शन है वो भी अच्छी हो, ठीक है। चलो जी, इसके साथ ही हमारा होता है चैप्टर खत्म, ठीक है, इसके साथ चैप्टर हुआ हमारा खत्म। सो आई होप आपको आज का जो सेशन है अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है आज का सेशन, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें, ऐसे ही हमें सपोर्ट करें जिससे हम अपनी अगली वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।